नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। यह हमारा प्रोग्राम है पॉलिटी दिस वीक। तो पॉलिटी दिस वीक के प्रोग्राम में हम इस हफ्ते की पॉलिटी की जो तमाम इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी खबरें रही हैं, उन खबरों को एक बार समझते हैं, उनको रिवाइज करते हैं और उन खबरों का जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर भी बात करते हैं, ताकि अगर करंट से लेकर के स्टैटिक तक कोई भी सवाल आए तो उस सवाल को आप आसानी से समझ सकें, उस सवाल का जवाब आसानी से दे सकें, उसको टैकल कर सकें। चलिए बढ़ा जाए आगे। सबसे पहले एक बार देख लिया जाए कि वीडियो में हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर और भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण को लेकर के जो संधि साइन हुई है, जो ट्रीटी साइन हुई है, उस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर मुकदमा किस तरह से चलता है उस पर भी बात करेंगे। कर्नाटक के मामले में ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। लेटरल एंट्री को भी समझेंगे कि लेटरल एंट्री क्या होती है और लेटरल एंट्री का विरोध क्यों हो रहा है। इसके अलावा इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया भी चर्चा में आया है और इच्छा मृत्यु के प्रकार जो होते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिन पर हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेख हसीना पर बात करें तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण का जो मुद्दा है वो लगातार पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो आपका एक पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन से गुजर रहा है, एक राजनीतिक अस्थिरता की सिचुएशन से गुजर रहा है और ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, इस स्थिरता का परिणाम रहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भाग करके भारत आना पड़ा। अब जब वो भारत आ गई हैं तो उन पर बांग्लादेश में कुछ मुकदमे दायर हुए हैं, जैसे कि एक जो है हत्या का मुकदमा दायर हुआ है और भी कई मुकदमे दायर हुए हैं। तो अब इन मुकदमों को लेकर के वहां पर ये मांग की जा रही है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। अब अगर उनको बांग्लादेश भेजा जाता है, बांग्लादेश भेजा जाएगा या फिर नहीं जाएगा, वहां भेजा जाएगा तो उनको सजा मिलेगी। तो ये भारत की पॉलिसी के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। अब इसी बीच इसको लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले से एक ट्रीटी मौजूद है, एक संधि मौजूद है। वो संधि काम करेगी या नहीं करेगी, वो संधि कैसी है, उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये हमने खबर को देख लिया, खबर क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं उस संधि के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अपराधी होते हैं उनको प्रत्यार्पित करने के लिए, उनको जो है वापस अपने देश एक्स्ट्राडिट करने के लिए, वापस अपने देश में लाने के लिए 2013 में एक संधि पर साइन हुए थे और 2016 में इस संधि में बदलाव किया गया था। ये संधि बेसिकली आपके जो भगौड़े लोग होते हैं, जो आपका एक देश से जो है क्राइम करके दूसरे देश में चले जाते हैं, उनको प्रत्यर्पित करने के लिए लागू की गई थी। दरअसल भारत को भी उस संधि की जरूरत थी और बांग्लादेश को भी संधि की जरूरत थी। भारत को क्यों थी? तो भारत में कई पूर्वोत्तर, उस समय जो है पूर्वोत्तर में आपको उग्रवादी गतिविधियां देखने को मिल रही थी, बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी और उन्हीं गतिविधियों का परिणाम रहा कि बेसिकली भारत से कई जो ऑपरेटिव थे वो आपका बांग्लादेश भाग जाते थे, तो उनको बांग्लादेश से वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए भारत को इस संधि की जरूरत थी और बांग्लादेश को भी जरूरत थी, क्योंकि बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओर से बेसिकली बांग्लादेश में काम किया जाता था, बांग्लादेश में आतंक फैलाया जाता था और फिर वो जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम में आकर के छिप जाते थे। तो बांग्लादेश को भी इसकी जरूरत थी। तो भारत और बांग्लादेश ने साथ मिलकर के 2013 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब संधि के प्रोविजंस की अगर आप बात करें कि संधि में क्या क्या लिखा हुआ है, उसको अगर आप समझें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना होगा, उनको वापस लौटाना होगा जिन पर आरोप लगाया गया है या तो उनको दोषी पाया गया है। इसके अलावा अनुरोधकर्ता देश की अदालत द्वारा प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने के लिए वांछित हो, उसने कोई ऐसा अपराध किया हो जो कि उसकी कोर्ट द्वारा घोषित किया गया हो कि उसको वापस लेकर के आना पड़ेगा। इसके अलावा प्रत्यर्पणीय अपराध वह है जिसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष की सजा या कारावास का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो अगर किसी भी अपराध में 1 वर्ष या फिर उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो ऐसे मामले, ये जो मामला है ये आपका प्रत्यर्पित मामला हो जाता है और इस मामले में कैदी को वापस लौटाना, वापस उस देश में भेजना अनिवार्य है, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। इसके अलावा इसमें आपका फाइनेंशियल क्राइम भी शामिल है, यानी कि अगर आप वित्तीय कोई घोटाला करते हैं तो वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो आपकी ये संधि है, इस संधि में दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत लागू किया गया है। अब दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत क्या है? दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत यह है कि यहां पर केवल उसी क्राइम में एक व्यक्ति को दूसरे देश में भेजा जाएगा जब वो क्राइम दोनों देशों में अपराध के तौर पर स्वीकार किया गया हो।
यानी कि मर्डर का क्राइम ही आप देख लीजिए, हत्या का जो क्राइम है वो भारत में भी अपराध है और बांग्लादेश में भी अपराध है। तो अगर हत्या के मामले में किसी व्यक्ति को भारत में छिपाया जाता है तो भारत के लिए अनिवार्य है कि भारत उसको वापस भेजे, या बांग्लादेश के लिए अनिवार्य है कि बांग्लादेश उसको वापस भेजे। आप कोई और क्राइम सोच करके देखिए, कोई ऐसा क्राइम जो कि आपका भारत में क्राइम है लेकिन बांग्लादेश में नहीं है, तो बांग्लादेश के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को वापस भेजे। या फिर कोई क्राइम जो है वो आपका भारत में अपराध नहीं है लेकिन बांग्लादेश में अपराध है, तो भारत के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो उस व्यक्ति को वापस बांग्लादेश में भेजे। तो ये आपके प्रावधान हुए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर अपराध जो है वो राजनीतिक प्रकृति का है, यानी कि पॉलिटिकल नेचर का है, तो फिर यहाँ पर प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं जिनको पूरा करना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुच्छेद 8 में इनकार करने के लिए कई दूसरे बेस भी दिए गए हैं, आधार दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर आरोप जो लगाया गया है वो न्याय नहीं है, उसमें जो है जस्टिस नहीं हुई है, तो फिर यहाँ पर भारत जो है वापस भेजने से इनकार कर सकता है। या फिर जो अपराध है वो सैन्य अपराध है, सैन्य मामलों में दिया गया है, तो भी वहां पर भारत भेजने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखें तो ये ओवरऑल आपका जो है भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण को लेकर के जो संधि साइन हुई है उस संधि पर हमने बात की, और उस संधि में क्या प्रोविजन आपको मिलेंगे, क्या प्रावधान मिलेंगे, उन प्रावधानों को भी समझा। आगे बढ़ा जाए, अगली खबर को अगर आप देखें तो ये अगली खबर जो है हमारी मुख्यमंत्री पर मुकदमे को लेकर के है। ये खबर आपका कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा में आई है, जहां पर कर्नाटक की जो राज्यपाल हैं उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए, उनकी जांच करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी। उन पर जो है मूदा स्कैम का आरोप लगाया गया था। मूदा की फुल फॉर्म है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में आरोप लगाया गया कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो वाइफ है, उन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर के अपराध किया है, स्कैम किया है, फाइनेंशियल क्राइम यहाँ पर देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कि किसी मुख्यमंत्री पर मुकदमा किस तरह से चलाया जाता है। तो इसके जो प्रोविजन है वो प्रोविजन आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी कि इसका भ्रष्टाचार यानी कि आपका करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर ये लिखा हुआ है कि लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले उचित अथॉरिटी से अनुमति जो है लेनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं BNSS की, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 की। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 जो है वो कहती है कि यदि किसी जज, किसी मजिस्ट्रेट या किसी ऐसे अधिकारी जिसे सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हटाया जा सकता है, अगर आप किसी ऐसे अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो फिर आपको उस आरोप की जांच करने से पहले, उस व्यक्ति पर कोर्ट में मुकदमा चलाने से पहले जो है सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत होती है। आप तब तक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं जब तक सरकार से आपको मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती। तो अगर मुकदमा आपको चलाना है तो पहले आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर वो मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, केंद्र का मामला है, या फिर आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी अगर वो मामला राज्यों से जुड़ा हुआ है। अगर मामला रेप का है या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध का है तो ये एक आपका एग्जेम्पशन है यहाँ पर कि BNS में ये एग्जेम्पशन आपको दिया गया है कि अगर मामला जो है वो रेप का है या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध का है तो ऐसे मामले में मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे मामले में आपको पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोविजन आपको BNS के सेक्शन 218 में देखने को मिलेगा। फिर आप आगे बढ़ें, आप बात करें जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के सेक्शन 17A की। तो सेक्शन 17A है और एक और सेक्शन है, वो है आपका सेक्शन 19। सेक्शन 19 भी इसी तरह की बात करता है, जहां पर ये कहा गया है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के मामले में अगर आपको पूछताछ करनी है तो फिर आपको संबंधित अथॉरिटी जो है, उचित अथॉरिटी जो है, उससे अनुमति लेनी पड़ती है। और सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर आप जो है किसी भी लोक अधिकारी को, जो आपका पब्लिक सर्वेंट है, उसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, उस पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो भी आपको जो है संबंधित प्राधिकारी या फिर उचित अथॉरिटी से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। हालांकि यहाँ पर प्रावधान ये किया गया है कि आपका जो संबंधित अथॉरिटी है उसको 120 दिनों में अपना डिसीजन देना होता है। अगर ये 120 दिनों में अपना डिसीजन नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि बेसिकली आपका जो है डिसीजन हाँ के तौर पर आया है, डिसीजन जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर उस व्यक्ति की जो है जांच की जा सकती है, फिर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये आपका सेक्शन 17A के बारे में हमने बात की।
और हमने समझ लिया कि बेसिकली आपका किसी सरकारी अधिकारी पर मुकदमा या फिर किसी लोक सेवक पर मुकदमा किस तरह से चलाया जाता है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे थे उनकी जांच की जो अनुमति है वो भी आपका सेक्शन 17A ऑफ 1988 एक्ट के माध्यम से दी गई थी। चलिए सेकंड खबर भी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। थर्ड खबर पे बात करते हैं। तीसरी जो हमारी खबर है वो यूथनेशिया से जुड़ी हुई है। अब यूथनेशिया से जुड़ी हुई ये जो खबर है, सबसे पहले यूथनेशिया की अगर आप बात करें, इसको हिंदी में कहा जाता है इच्छा मृत्यु। यानी कि आप जो है जब अपनी इच्छा से मौत को स्वीकार करना चाहते हैं। अब इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है? ऐसी प्रैक्टिस है जहां एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्तियों की सहायता से अपने जीवन को समाप्त करता है, लेकिन इसकी अनुमति हर एक व्यक्ति को नहीं दी जाती है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है, खासतौर पर तब जब ये चीज जो है एक्सेप्टेबल तथ्य के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए कि अब उस व्यक्ति की जो है उस व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का जो जीवन है वो आपका बहुत खराब हो चुका है, तभी जो है आपका इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। अब इच्छा मृत्यु जो है वो आपको दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक होता है आपका सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अब दोनों में डिफरेंस को समझने से पहले, सबसे पहले डिफरेंस को अगर आप समझ लें, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु में केवल कुछ ही देशों में इसको वैलिड माना गया है और इसमें आपका रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए अलग से उसको कुछ सब्सटेंस दिया जाता है, कुछ जो है एलिमेंट दिया जाता है, कुछ पदार्थ दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इतनी खराब है कि डॉक्टरों ने उसको बता दिया है कि अब उस व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है और वो जितना जीवित रहेगा उतनी पीड़ा उसको होगी। या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार लंबे समय से कोमा में है, उसका उठना कॉन्शियस, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कई सालों से जो है मौजूद नहीं है और डॉक्टरों ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि अब वो कॉन्शियस नहीं हो सकता है, वो वापस से जीवित नहीं हो सकता है। तो उस व्यक्ति को मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस दिया जाता है जिससे उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है, तो इसको कहा जाएगा आपका एक्टिव यूथनेशिया या फिर सक्रिय इच्छा मृत्यु। एक होता है आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में बेसिकली आप अलग से कोई चीज नहीं देते हैं, बल्कि वो व्यक्ति जिन चीजों पर जीवित है उन चीजों को वापस ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत बीमार है, उस व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब है और वेंटिलेटर पर मौजूद है और डॉक्टर ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब इस व्यक्ति को केवल वेंटिलेटर पर ही जीवित रखा जा सकता है। तो अगर उस व्यक्ति के वेंटिलेटर को हटा लिया जाए तो फिर उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो अगर ऐसा किया जाता है तो इसको कहा जाएगा पैसिव यूथनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो इसमें या तो रोगी या फिर उसके परिवार की सहमति से जीवन रक्षा उपचार जो होते हैं या फिर जो आपका मेडिकल इंटरवेंशन है उसको हटा लिया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंस समझा कि आपका एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है और पैसिव यूथनेशिया क्या होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि एक्टिव यूथनेशिया में आप उस व्यक्ति को अलग से कोई सब्सटेंस देते हैं, जबकि पैसिव यूथनेशिया में आप उस व्यक्ति को अलग से कुछ नहीं देते हैं, बल्कि पहले से वो व्यक्ति जिन चीजों पर जीवित है उन चीजों को वापस ले लेते हैं, उन चीजों को हटा दिया जाता है। इसको कहा जाता है पैसिव यूथनेशिया। अब यहाँ पर भारत में क्या स्थिति है उसकी अगर आप बात करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में एक माइलस्टोन डिसीजन दिया था, एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन दिया था, जहां पर भारत में जो है पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया था, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अलाउ कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि जो पैसिव यूथनेशिया है वो केवल तभी अलाउ किया जा सकता है जब आपका एक मेडिकल बोर्ड गठित होगा और वो मेडिकल बोर्ड इस बात को स्वीकार कर लेगा कि हाँ अब जो है उस व्यक्ति को जीवित रखना संभव नहीं है। तो ये ओवरऑल आपका हमने यूथनेशिया के बारे में बात की। अब अंत में लेटरल एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। लेटरल एंट्री का टॉपिक भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो लेटरल एंट्री की अगर आप बात करें तो यूपीएससी ने लेटरल एंट्री स्कीम के माध्यम से सरकारी विभागों में 45 पोस्टों पर जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किए थे और विवाद जो है वो इस बात को लेकर के हुआ था कि इन 45 पोस्ट में कहीं भी आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं किया गया था और बाद में जब आंदोलन हुए, जब विरोध हुआ तो सरकार ने इसको वापस ले लिया, इस वैकेंसी को वापस ले लिया गया। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि लेटरल एंट्री स्कीम होती क्या है। तो लेटरल एंट्री स्कीम में प्रशासन के बाहर से किसी व्यक्ति को सीधे जो है आपका मध्यम स्तर पर या फिर आपका सीनियर पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लेटरल एंट्री और इनकी जो नियुक्ति होती है वो आपका अनुबंध के आधार पर होती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होती है। प्राय आपको 3 साल के लिए नियुक्ति देखने को मिलती है जिसको 2 साल और बढ़ा करके 5 साल किया जा सकता है। उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है प्रशासन की दक्षता को बढ़ावा देना और वहां पर डोमेन विशेषज्ञता को लेकर के आना, डोमेन एक्सपर्टीज को लेकर के आना, यानी कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको प्रशासन में शामिल करना। उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये जो अवधारणा है आपकी लेटरल एंट्री की, इस अवधारणा को सबसे पहले यूपीए गवर्नमेंट में 2004 से 9 की जो गवर्नमेंट थी उसमें पेश किया गया था। इसके बाद 2005 में अगर आप देखें तो सेकंड एआरसी जो बना था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बना था, उस कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में लेटरल एंट्री का जिक्र किया था और उसकी वकालत की थी। इसके बाद 2017 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के प्रशासन में हमें एक्सपर्ट्स को शामिल करने की जरूरत है और इसके लिए लेटरल एंट्री स्कीम बहुत ज्यादा शानदार साबित हो सकती है। इसके अलावा नियुक्तियों की अगर आप बात करें तो 2018 में जो है नियुक्तियां शुरू हुई थी लेटरल एंट्री स्कीम के माध्यम से, और अब तक तकरीबन 63 व्यक्तियों को इस पूरी स्कीम के माध्यम से नियुक्त किया जा चुका है। तो ये आपका हमने लेटरल एंट्री स्कीम के बारे में बात की। अब इसका कुछ पक्ष और विपक्ष भी एक बार देख लिया जाए कि इसके पक्ष में क्या बोला जाता है। पक्ष में वही बोला जाता है कि इसके माध्यम से हमें प्रशासन में दक्षता मिलती है, नवाचार होता है, क्योंकि नवाचार जो एक फीचर है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है और जो आपके लेटरल एंट्री के माध्यम से लोग आते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, तो नवाचार आपको गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलता है। अंतर को कम किया जा सकता है। जैसे रिपोर्ट बताती है कि भारत में वर्तमान समय में तकरीबन 1500 आईएएस ऑफिसर्स के पद जो हैं वो खाली हैं, तो अब इन पदों को आसानी से भरा जा सकता है लेटरल एंट्री स्कीम के माध्यम से। इसके अलावा जो सरकारी विभागों के कार्य की जो संस्कृति है उसमें सुधार किया जा सकता है लेटरल एंट्री स्कीम के माध्यम से, और सहभागी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि आप प्रशासन अकेले नहीं चला सकते हैं, आपको जो है प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर को जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आते हैं तो उससे और बेहतर इनपुट आपको मिल जाते हैं। विपक्ष में अगर आप बात करें कि इसके विरोध में क्या बोला जाता है, तो विरोध में अगर आप देखें तो सबसे पहले बहुत छोटा कार्यकाल होता है, केवल 3 सालों का होता है। अब छोटे से कार्यकाल में आप उनसे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 1 से 2 साल तो है, केवल उनको उन चीजों को समझने में लग जाते हैं कि उनके आसपास काम होता कैसे है। इसके अलावा उनकी तटस्थता सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो न्यूट्रल ढंग से काम कर पाएंगे। जैसे कि क्योंकि वो अभी प्राइवेट सेक्टर में है, 3 साल के लिए आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, फिर वापस आपका प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो अब अगर उनको केवल 3 साल के लिए रोजगार मिलने वाला है तो ये बात आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अपनी पुरानी कंपनी को, अपनी नई कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, तो ये भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा स्थायी अधिकारियों के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है। जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं, परमानेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका मोरल डाउन होता है, वो भी बहुत ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपका यहाँ पर जो मेरिट है उस मेरिट पर भी सवाल उठता है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में भाई भतीजावाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा, किसी मिनिस्टर का कोई जो रिलेटिव है उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और फिर आउटसाइडर सिंड्रोम भी आपको देखने को मिलता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो पहले से विभागों में मौजूद हैं वो इन नए लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, तो ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चलिए, करंट अफेयर के सवाल, करंट अफेयर की जो खबरें हैं वो यहाँ समाप्त होती हैं। अब कुछ सवाल आपके लिए हैं, कुछ एमसीक्यू हैं, उन पर एक बार बात कर ली जाए। सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2013। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के मुताबिक किसी भी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारी की अनुमति की जरूरत होती है। अब आपको यह बताना है कि मुख्यमंत्री के मामले में ये संबंधित प्राधिकारी या फिर उचित अथॉरिटी कौन होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। चलिए अगले सवाल को आप देखें। अगला हमारा सवाल है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अनुमति दी गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सक्रिय इच्छा मृत्यु, ऑप्शन बी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हमारा अंतिम सवाल है कि भारत में लेटरल एंट्री स्कीम का जिक्र कहां पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ऑप्शन सी संविधान की अनुसूची 10 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में
आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियोस जो हैं वो आपको प्राप्त होती रहें और आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर बनती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।